छोटा सा मेरा सवाल है कि मेरे इल्म में ये बात आई है कि जो यहाँ के एक्स काउंसलर साहब हैं उन्होंने ये इंटरव्यू देने से मना कर दिया। उन्हें कई बार इस इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया बट उन्होंने इस चीज़ के लिए मना कर दिया। तो क्या आप इस बात पे, ये ज़्यादतियाँ ये इन्हीं कुछ सालों में बढ़ी हैं, इन्हीं कुछ सालों में ये सामने आई हैं। उसका रीज़न भी यही है कि जो यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं वो अपने ज़ाती मफाद के काम करने के लिए पुलिस के साथ मिले हुए हैं। काउंसलर आपका है, MLA आपका है, CM आपका है, लेकिन काम तब भी नहीं हो पा रहा है। देखिए मैं जामिया की स्टूडेंट भी रही हूँ, हम जामिया वालों से अच्छे ये बात कोई नहीं जान सकता कि किस तरह से हमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है, हमें चेंज की ज़रूरत है। तो अरीबा खान, सबसे पहले हमारा सवाल आपसे ये कि क्या आपको इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में है भी या अब्बा के कहने पे आप आ गए? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सभी लोगों को। काफ़ी लोग ये बात जानते हैं जो लोग मुझसे कनेक्टेड रहे हैं, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हों, सोशल वर्कर्स रहे हों या जामिया के अलुमनाई ग्रुप्स रहे हों। मैं कई साल से सोशल वर्क में रही हूँ। मैंने CNRC के टाइम पे हम ऑलमोस्ट एवरी डे आई यूज्ड टू गो टू द प्रोटेस्ट। वहाँ हम सब जामिया वाले होते थे एक साथ, वहाँ पे हम लोग रोज़ जाके सपोर्ट बनते थे औरतों का, उनके लिए खड़े होते थे। बट कभी हम स्टेज पे नहीं चढ़े, कभी हम लाइमलाइट में नहीं आए। हमने बैक फुट पे जितना सपोर्ट कर सकते थे करा। उसके अलावा जब दिल्ली के दंगे हुए थे तो वहाँ पे हमने रिलीफ वर्क करा काफ़ी हद तक। मैं पापा अपने लेवल पे रिलीफ वर्क कर रहे थे, उन्होंने मुझसे जिक्र करा कि हम परसों जो है रिलीफ लेके, फंड्स लेके वहाँ पे कलेक्ट करके और रिलीफ मटेरियल लेके जा रहे हैं वहाँ। तो मैंने कहा आप एक दिन का वक्त दीजिए मुझे। मैंने एक दिन में अल्हम्दुलिल्लाह अपने ही कॉन्टैक्ट्स में, सिर्फ अपने दोस्तों से, अपने ताल्लुकात में 2.5 लाख रुपए के करीब हम लोगों ने रेज़ कर लिया था एक ही दिन के अंदर, मैंने अकेले। उसके अलावा भी जब कोविड का वेव 1 और वेव 2 चली थी तब हमने जिस टाइम पे लोग ऑलमोस्ट सड़कों पे मर रहे थे, बुरा हाल था दिल्ली का, तो हमने उस वक्त पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स कहीं से एक्वायर करे और अपने घर के बाहर ही करीबन 8 से 10 बेड लगाए जहां हमने लोगों को फर्स्ट एड दी। इतना ऑक्सीजन प्रोवाइड किया कि वो हॉस्पिटल तक जा सकें अपने घरों से निकल के। और हमने किचन भी चलाया अपने घर के बाहर से, जिसमें हम ऑलमोस्ट 2-3 हज़ार लोगों को रोज़ खाना प्रोवाइड करते थे। तो ये सब कामों में मैं रही हूँ। बस देखिए फ़र्क ये है कि कभी हमने अपने पोस्टर्स नहीं लगाए, कभी हमने छापा नहीं है कि हम क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए शरीयत में भी ये है कि जब एक हाथ चैरिटी करे तो दूसरे हाथ को मालूम ना चले। तो कौम की खिदमत में हम लोग एक्टिव रहे हैं, लेकिन अब एक मौका मिला है, अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है, कांग्रेस पार्टी ने एक मौका दिया है। और देखिए ये भी कांग्रेस पार्टी का बड़प्पन है कि ये इस वक्त दिल्ली में करीबन 250 सीटों पे इलेक्शंस हो रहे हैं। वार्ड 188 इज़ वेरी क्रूशल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस वार्ड का हिस्सा है शाहीन बाग। शाहीन बाग वो जगह जहाँ से CNRC का प्रोटेस्ट शुरू हुआ, वर्ल्ड फेम पर गया। यहाँ की औरतों ने इस मुहिम को इतना आगे ले गए कि एक हिस्टोरिक मोमेंट क्रिएट किया गया। टाइम्स मैगजीन पे उनका फ़ोटो आया। ये वार्ड इतनी अहमियत रखता है, यहाँ के लोग इतनी अहमियत रखते हैं, यहाँ के लोग वो अरीबा, इसी से ताल्लुक मेरा सवाल है। जी। जो शाहीन बाग पूरी दुनिया में इतना मशहूर है, जिसे पूरी दुनिया जानती है, वो इतना ख़राब है, लोगों ने दुकान निकाल के रोड पे कब्जा कर रखा है, गंदगी का आलम है, नालियाँ टूटी हुई हैं। काम हुआ है, जिन लोगों ने काम किया काम भी हुआ, लेकिन बहुत काम होना बाकी है। तो ऐसी कोई प्लानिंग है आपकी, जब आप आई हैं काउंसलर के लिए, काउंसलर का ये सब काम है जी। तो ऐसी कोई प्लानिंग है आपकी जिसपे लोग आप पे भरोसा कर ले कि अरीबा से ऐसी उम्मीद है वो कर देंगी? यहाँ की आवाम अच्छी तरह से वाकिफ़ है यहाँ के इशूज़ से, बट जो सबसे बड़ा इशू है इस एरिया का वो है गंदगी का इशू। उसके अलावा भी और इश्यूज़ हैं, जैसे पानी का इशू है, इंक्रोचमेंट का इशू है, और भी मुद्दे हैं यहाँ पे। लेकिन जो बहुत मेजर इशू और जो बहुत बेसिक सा इशू है वो है गंदगी का, सफाई। ये आप शाहीन बाग 8 नंबर पे एक डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है, अल-शिफा हॉस्पिटल के सामने एक डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है। आप आयरनी देखिए सिचुएशन की कि एक हॉस्पिटल के सामने डंपिंग ग्राउंड बनाए जहाँ इंसान इलाज के लिए जाता है, जहाँ इंसान ठीक होना चाहता है, वहीं से बाहर निकल के वो दोबारा इन्फेक्शन पकड़ रहा है। यहाँ के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक्स बना लिए हैं और आप वहाँ जाके इलाज कराइए। जो यहाँ इस एरिया का एक अच्छा हॉस्पिटल है जो फैसिलिटीज़ देता है, उसके सामने का सैनिटेशन तो ये मेंटेन नहीं कर पाए, लेकिन ये अपनी पब्लिसिटी करते हैं, अपना प्रोपेगेंडा मचाते हैं कि हम ये फैसिलिटीज़ आपको दे रहे हैं, आप हमारी फैसिलिटीज़ लीजिए। तो इन इलाकों में इतने मेजर इश्यूज़ हैं और जो मेजर के साथ साथ बहुत ही बेसिक और आम इश्यूज़ हैं। और ये हालात देखिए, आप सिर्फ माइनॉरिटी इलाकों का ही देखेंगे,
किसी और वार्ड में सरिता जसोला विहार में कम से कम करीबन 10-12 कूड़ेदान बने हुए हैं, लेकिन उनको बंद करके उनके आगे ब्यूटिफिकेशन कर दी गई है। वहाँ का कूड़ा ला ला के यहाँ पे डंप किया जाता है। आप खुद इमेजिन करिए, जो कूड़े का ढेर वहाँ बना हुआ है वो सिर्फ इस वार्ड का कूड़ा नहीं है, वो बाकी वार्ड से भी ला के डाला जाता है। तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? कौन है इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एडमिनिस्ट्रेशन की, कंसर्न अथॉरिटीज़ की, यहाँ के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनकी। जब तक प्रेशर नहीं बनाया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, क्योंकि ये एक अनऑथराइज कॉलोनी है, एमसीडी जुरिस्डिक्शन में लिमिटेशंस आती हैं, बहुत हद तक काम विधानसभा के उसमें आता है, लेकिन फिर बात वही आ जाती है, काउंसलर आपका है, एमएलए आपका है, सीएम आपका है, लेकिन काम तब भी नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से तो आप पीएम भी बन जाए तो आप नहीं काम करा पाएंगे। अरिबा, एक पर्सनल सवाल है आपसे। हमारे बहुत से व्यूअर ने कहा है कि जो कांग्रेस में दिलचस्पी ले रहे हैं, आपके आने के बाद आपको वोट देने की भी वो सोच रहे हैं, कांग्रेस सोच रहे हैं, लेकिन एक पर्सनल सवाल हमारा ये है आपसे, चूंकि आप पब्लिक फिगर हैं, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि अरिबा की शादी हुई है या नहीं हुई है जी। और अगर अरिबा की शादी होने वाली है जी, तो ऐसा तो नहीं कि उनको हम वोट देकर जिता दे, अरिबा की शादी हो जाए, अरिबा कहीं और चली जाए और हमारा काम ही नहीं हो इलाके में। जी, देखिए, सबसे पहली बात, मेरी शादी नहीं हुई है। और देखिए, ये एक इसको बहुत अफसोसजनक बात कहेंगे कि कोई आदमी खड़ा होता है तो उससे कभी ये सवाल नहीं किया जाता कि आपकी शादी हुई है या नहीं, आपकी बीवी कब है। मैं वही बात, ये भी तो हो सकता है कि किसी आदमी की बीवी आए, उसको ये काम ना करने दे, वो घर पे आए दिन की लड़ाइयाँ लड़े कि तुम पब्लिक मीटिंग्स में नहीं जाओगे, तुम लोगों के बीच बैठ के बात नहीं करोगे। तो ये देखिए, ये तो एक सोच है, और जिन लोगों को अपनी जिम्मेदारियों से भागना होता है वो इस तरह के प्रोपेगेंडास क्रिएट करते हैं, जिनको अपनी जो जवाबदेही नहीं होते हैं अपनी गलतियों के, अपने कामों के, वो इस तरह के इश्यूज ज़रूर उठाते हैं। रही बात ये कि मैं चली जाऊंगी या नहीं चली जाऊंगी, ये भी अल्लाह ताला डिसाइड करने वाला है, यहाँ के लोग डिसाइड नहीं करेंगे, ये उसका खुदा का फैसला होता है। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं कौम की खिदमत करूँ हर तरह से। अरिबा, आपके अब्बा अपने ख़ास अंदाज के लिए मशहूर हैं। मैंने 10 इंटरव्यू किए, हर इंटरव्यू उनका ऐसा वायरल होता है, कुछ ऐसा बोल जाते हैं वो, उनका एक अंदाज अपना है। कभी एमसीडी वालों को मुर्गा बना देते हैं, वो अंदाज है, कभी पुलिस वाले को डांट दिया। तो अब्बा वाली ही छवि पे चलना है या कुछ तब्दीली लानी है? देखिए, अब्बा ने हमारे ऑलमोस्ट 25 साल हो गए पॉलिटिकल करियर में, काफ़ी एक्सपीरियंस है उन्हें, काफ़ी लोगों से उनका वो पढ़ा है। अब देखिए, एक यूथ का टाइम आ चुका है, यूथ को आगे आने का टाइम आ चुका है, एक सोच में एक डिफरेंस है, काम करने का जज्बा पूरा है, जोश पूरा है, जैसा उनका था वैसा ही मेरा है, बल्कि उससे ज़्यादा ही रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि देखिए, मैं जामिया की स्टूडेंट भी रही हूँ। हम जामिया वालों से अच्छे ये बात कोई नहीं जान सकता कि किस तरह से हमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है, हमें चेंज की ज़रूरत है। रही बात, देखिए, हमारे वालिद साहब ने आवाज़ उठाई, हमेशा आवाज़ उठाई यहाँ की कौम के लिए, यहाँ की ज़्यादतियों के ख़िलाफ़, यहाँ के जुल्म के ख़िलाफ़, एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़, पुलिस के जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। उन पे इस वक्त कम से कम 15 से 20 केस अभी भी चल रहे हैं, जिसमें से सारे के सारे केसेस इसीलिए चल रहे हैं कि यहाँ के अवाम के लिए वो खड़े हुए, उन्होंने आवाज़ उठाई। और देखिए, अगर ज़रूरत पड़ी, अगर मैं इंशाल्लाह आती हूँ और मेरा टर्म आता है और ज़रूरत पड़ी, जहाँ ज़्यादती हो रही होगी, जहाँ जुल्म होगा, हम उसी तरह से आवाज़ उठाएंगे जुल्म के ख़िलाफ़। जो भी एक्सट्रीम से एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ेगा, एक्सट्रीम एक्शन लेना पड़ेगा, हम उसे लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में अपनी बातों को एलोबरेट किया। मुझे ये बताइए कि ओखला की आवाम से आप उम्मीद करती हैं कि आपको चुने 188 की आवाम, तो क्यों चुने? इस क्यों का जवाब आपके पास क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है पहले कि जो इस इलाके के हाल से सभी यहाँ के लोग वाकिफ़ हैं, ओखला की पूरी आवाम वाकिफ़ है। इनफैक्ट जो इस वार्ड के लोग नहीं भी हैं, जो दूसरे वार्ड के लोग हैं, चाहे वो जाकिर नगर हो, वो भी वाकिफ़ हैं कि इस वार्ड 188 में जो एरियाज आते हैं उनका क्या हशर हुआ है। आप इस इलाके में जब एंटर करते हैं तो इतना बड़ा एक ब्लैक स्पॉट मुस्लिम कम्युनिटी पे बना हुआ है, जो कि गार्बेज डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है। हमारे मरहूम रहमानी साहब जो हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नत में आला मुक़ाम अता फरमाए, इस कदर की नेक और बड़ी शख्सियत हमारे लिए एक इतना बड़ा नेक काम करके गए कि एक मस्जिद और मदरसा बना के गए, जो कि इंडिया में बहुत जाना माना मदरसा और मस्जिद है। उसके आगे आपने किस तरह उसको बर्बाद करा है कि वहाँ लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो बदबू सूंघते हुए जाते हैं, अपने पायचे बचाते हुए जाते हैं कि गंदे ना हो जाए वहाँ की गंदगी से। दूसरा, हॉस्पिटल के सामने तो आपको मालूम ही है। तो ये हिपोक्रेसी जो है इन लोगों की।
आपने एक बात कही है कि मैं आऊंगी तो 1 महीने के अंदर ये डंप यार्ड खत्म हो जी, जी। जाएगा। आपसे पहले जो लोग जीत कर आए जी। उनके भी यही दावे थे जी। और इसी पर एमएलए भी जीते, काउंसलर भी जीते और सही आप भी जीतने का दावा करती जी, सही हैं। बात। तो वो तो ऐसा लगता है कि पंचिंग बैग बन गया है वो दोनों डंप यार्ड, जिसमें नेता आते हैं, बात करते हैं, उसके बाद जनता फिर ठगी सी रह जाती है। तो क्या हम आपसे क्या उम्मीद करें, अगर जनता क्या उम्मीद करे? जी मैं आपसे एक ये चीज़ आप जवाब दीजिएगा कि अभी फ़िलहाल के पिछले 4-5 दिनों में आपने शायद नोटिस किया होगा कि दोनों डंपिंग ग्राउंड्स पर से कूड़ा हट रहा है, काफ़ी हद तक हटा है। मैं एक बात तो बताना क्या ये चाहूँगी, आपकी कोशिश है? मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। जिस रात हमारा टिकट हुआ था उसके अगले दिन सुबह में ही जो सेंट्रल जोन के जोनल ऑफिसर हैं वो हमारे घर आए जी। थे, खुद ही आए थे, हमने नहीं बुलाया था। अच्छा। सुबह ही उन्होंने आके हमारे वालिद साहब से मुलाकात करी, हमारे वालिद साहब ने हमें उनसे मिलवाया कि इंशाल्लाह हो सकता है देखो तुम्हें इनसे पाला पड़े, तुम्हें इनसे काम कराना पड़े, इनसे मिलो कौन है। उन्होंने उसी वक्त सैनिटेशन सुपरिटेंडेंट को बुलाया और उनसे कहा कि यहाँ की सफाई शुरू कर। तो मुझे तो एक सवाल एक चीज हाँ मैं और जी, बोल कहना दें, चाहूंगी। बता दें आप। कुछ लोग ये भी उस चीज का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि ये काम जो करंट काउंसलर साहब हैं वो करा रहे हैं। चलिए मैंने मान लिया कि वो करा रहे हैं, ठीक है, पूरी तरह मान लिया, जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उन्हीं की बात को सच मान लिया। तो जो काम 5 दिन में हो सकता है वो 5 साल में क्यों नहीं हुआ? ठीक है, लेकिन मैं एक सवाल फिर करूंगा आपसे कि आपके वालिद साहब, जैसे आपका टिकट कंफर्म होता है, आपके वालिद साहब तक वो एमसीडी का ऑफिसर पहुंच जाते हैं। इस दरमियान बहुत हाहाकार मची है दोनों जगहों पर। बहुत सारी तंजीमों ने ग्रुप बना करके वहां जा करके सफाई का एक सिंबॉलिक प्रदर्शन भी किया। तमाम कोशिशें, अता साहब यहाँ मौजूद हैं, कई ऐसी कोशिशों का ये हिस्सा भी रहे हैं। लेकिन ये काम, ये जो ऑफिसर साहब आए थे, कभी आपने या आपके अबू ने कभी उनको कॉल किया होता तो मेरा ख्याल है कि कुछ और बातें पहले हो चुकी होती, काम हो चुका होता। ये जो इलेक्शन के वक्त आना बताना, मैं आपको इम्पैक्ट बता रही हूँ। जैसे ही हमारा टिकट हुआ, आप इम्पैक्ट देखिए कि जितने साल वो पोजीशन पे रहे, वो काउंसलर भी रहे 10 साल, 2 टर्म काउंसलर रहे, उसके बाद एमएलए भी रहे। आप इम्पैक्ट देखिए, इंसान समझ जाता है कि अगर देखिए हमारा टिकट हुआ, ऑफ कोर्स न्यूज़ फैली, वही समझ आ गया कि हो सकता है ये पावर में आ जाए, हो सकता है ये आ जाए। इंसान वहीं आके मिला, उसने आके बैठ के बात करी, उसने खुद ही काम शुरू करवा दिया। ये इम्पैक्ट होता है। सामने वाला समझता है कि ये आदमी आएगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर बनाएगा, ये आके यहाँ की ज्यादतियों को ख़त्म करेगा, जो हम लोग इनकॉम्पिटेंसी दिखा रहे हैं उस पर एक्शन लेगा। तो उस चीज़ का एक सवाल मेरा और रहेगा कि उम्मीदवारी की दौड़ में बहुत सारे लोग कांग्रेस में थे जी, और वो अपने अपने तौर पर कोशिशें कर रहे थे। कुछ लोग समाजी खिदमत में लगे हुए थे, कुछ लोग और भी अलग अलग अंदाज में, सारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो कर रहे थे। ऐसी कोशिश टिकट लेने की, जो मैं कह सकता हूँ, वो आपकी तरफ से या आपके अब्बू की तरफ से मुझे नजर नहीं आई जी, और फिर भी आपको टिकट मिला। जी देखिए, मुझे टिकट मिला, ये कांग्रेस पार्टी का एक बड़प्पन कहूँगी, क्योंकि देखिए जिस वक्त यहाँ पे CNRC का प्रोटेस्ट चल रहा था, आपको भी मालूम है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता यहाँ पे आए, खड़े हुए लोगों के साथ, स्पीचेस दी उन्होंने और पूरा सपोर्ट दिखाया। ये उन्हीं का फैसला रहा कि जो शाहीन बाग CNRC के खिलाफ खड़ा हुआ, जिस शाहीन बाग की औरतें उस प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ कर जिन्होंने हिस्सा लिया और एक हिस्टोरिक मोमेंट क्रिएट किया, हिस्ट्री क्रिएट करी, उसी शाहीन बाग की एक लड़की को, वहीं के एक रेजिडेंट को, उसी लड़की को जो वहाँ जा रही थी, जो एक फेस बन सकती है, जो एक आवाज़ बन सकती है, उसको एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह आगे लाया जाए। नौजवानों को खिताब करते हुए अपने परिचय में आपने अल्लामा इकबाल का शेर कोट किया है, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की हुकूमत पर तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। क्या कहना चाहती हैं इसके जरिए से? देखिए मेरा फिर वही कहना है कि जब तक यूथ आगे नहीं आएगा, जब तक यंग एजुकेटेड लोग आगे नहीं आएंगे, इस सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। बहुत मुश्किल है। कम्युनिटी को भी एक चेंज चाहिए। यंग लोगों में वो जोश और जज्बा होता है चेंज लाने का। मैं यहीं पैदा हुई हूँ, इन्हीं इलाकों में पली बड़ी हूँ, मैंने फेस करे हैं यही इश्यूज़। मैं जब मेरा कॉलेज चलता था तो हम अपने दोस्तों को बुलाते हुए कतराते थे घर पे कि यार कहाँ बुलाएं, किन गलियों में बुलाएं, क्या कूड़ेदानों के पास बुलाएं। और आप ये देख लीजिए, अभी भी कैब बुक करेंगे, कैब आके कैंसिल कर देता है, आने को तैयार नहीं, ऑटो वाले आने को तैयार नहीं है, स्कूल की वैनें बच्चों को बाहर छोड़ के चली जाती हैं, अंदर आने को तैयार नहीं, माएँ खड़ी रहती हैं, इंतज़ार करती रहती हैं। तो ये इश्यूज़ यहाँ रहे हैं, वो मैंने भी फेस करे हैं, वो यहाँ के हर यंगस्टर ने फेस करे हैं।
उनके पेरेंट्स के लिए कितना मुश्किल होता है, जो घर में उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं। चलिए ठीक है, मैं अब एक अपना माइक देता हूं अता खान कबीर को, क्योंकि अता खान कबीर के बारे में जैसा कि हमारे सीनियर शिवजी साहब ने बताया कि वो जनता के नुमाइंदे हैं और सबसे सवाल करते हैं और बराबर सवाल करते रहे हैं, पिछले 5 साल से हम लोग देखते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूं कि आपके पास क्या सवाल आता है अरीबा के लिए। सबसे पहले तो अरीबा आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप यहाँ से उम्मीदवार हैं, और दुआ भी है कि आप यहाँ की आवाम अगर आपको बेहतर समझे तो आपको जो है वोट दे के इस इलाके की खिदमत का मौका दें। मेरा सवाल आपसे यह है कि जैसा कि इलाके की गंदगी और सैनिटेशन प्रॉब्लम और डंप यार्ड प्रॉब्लम, ये सारी जो इस इलाके की प्रॉब्लम है, और बदकिस्मती ये है कि काउंसलर पे काउंसलर बदलते रहे और पब्लिक बदलती रही काउंसलर पे काउंसलर, लेकिन हालात नहीं बदल पाए, बल्कि बद से बदतर होते रहे। वो चाहे हम किसी भी ज़रिए से, किसी भी प्रचार के ज़रिए से उसको ढकने की कोशिश करें, लेकिन वो बदलते नहीं भाई। यहाँ तक कि हमने मान लिया कि हमारी किस्मत है कि हमें ऐसे ही रहना है, और जो आवाज़ उठाए तो उसे कह दिया जाए कि दूसरे इलाके में चले जाओ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आज आप भी उम्मीदवार हैं, आज आप भी वादे कर रही हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास क्या प्लान है कि कैसे इलाके को साफ करेंगे। क्योंकि देखिए ये अनऑथराइज इलाका है, यहाँ सैनिटेशन वर्कर की कमी है, यहाँ ज़मीन नहीं है, ये और जो गार्बेज पिकर हैं, जो वेस्ट वर्कर्स हैं, उनका एक नेक्सस है यहाँ। तो कैसे आप काम करेंगी, कैसे उस नेक्सस से जूझेंगी, जो यहाँ की कंपनी है जो कूड़ा उठाती है उससे कैसे जूझेंगी, कैसे गाड़ियों की कमी को आप पूरा करेंगे, उसका क्या प्लान है, क्या सोचा है? देखिए मैं एक बार और हाईलाइट करूंगी ये पॉइंट। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ के वार्ड का कूड़ा सिर्फ ये नहीं है, ये दूसरे वार्ड से भी लाके यहाँ पे डंप किया जाता है। सबसे पहले तो देखिए इस पर एक्शन लेने का है कि दूसरे वार्ड का कूड़ा यहाँ आना बंद हो, सबसे पहली बात। दूसरी बात जो इशू है वो गार्बेज, जी मैं आ रही हूँ उस पॉइंट पे कि गार्बेज लिफ्टिंग का सबसे बड़ा इशू है। कूड़ेदान बनाना भी एक मुद्दा है, लेकिन उससे बड़ा इशू है गार्बेज लिफ्टिंग का, क्योंकि वही बात कि जो 16 से विहार में कूड़ेदान है और वहाँ बंद करके ब्यूटिफिकेशन कर दी गई। दूसरा जो आपका सवाल था कि किस तरह से इसको मैनेज किया जाएगा, तो मैनेजमेंट के लिए देखिए ऑफ कोर्स आपकी बात सही है, जो गार्बेज पिकर्स हैं उनकी तादाद काफ़ी कम है एमसीडी में। अनऑथराइज कॉलोनी की वजह से एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में बहुत लिमिटेशंस आ जाती हैं। और जो नेक्सस की बात कर रहे हैं आप, जो गवर्नमेंट ने जिनको टेंडर दिया हुआ है जिस प्राइवेट फर्म को, वो देखिए हमारा एक जो मेरा जो एक उसको कह लीजिए एक प्लान है या जिस पे हम काम कर सकते हैं, वो हमारा ये रहेगा कि जो यहाँ के लोकल गार्बेज पिकर्स हैं उनके साथ जैसे उनको इकट्ठा किया जाए, उनके साथ बैठ के एक प्लान, और यहाँ के सिटीजन्स के साथ भी जो रेजिडेंट्स हैं सब बैठ के एक प्लान डिवाइस किया जाए कि किस तरह से उनकी या तो तादाद थोड़ी बढ़ाई जाए, किस तरह से उनकी मैनेजमेंट किया जाए, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम किया जाए, किस तरह से कूड़ा सही तरीके से सही जगहों से निकाला जाए और उसको सही तरह से डंप किया जाए। और ज़मीन की बात जहाँ तक आप कह रहे हैं कि ये यूपी इरिगेशन की ज़मीन है, आप जानते हैं इस एरिया को ग्रीन बेल्ट बनाया जा सकता है, इस पूरे स्ट्रेच को जो आगे रेत के टीले तक स्ट्रेच है। देखिए यूपी इरिगेशन में अगर आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जाके बात करेंगे और उनसे ये अपील करेंगे, एक मीटिंग करेंगे या प्रपोजल रखेंगे कि यहाँ पे ग्रीन बेल्ट बना दी जाए, ये पूरे स्ट्रेच को आप यहाँ पे प्लांटेशन कर दिया जाए, तो उनका तो काम ही यही है, वो क्या मना कर देंगे इस काम के लिए। तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बैठा है वो इसी काम के लिए बैठा है। तो इस तरह के जो कुछ स्टेप्स हैं जो उठाए जा सकते हैं, उन चीज़ों से कुछ कंडीशन यहाँ की इम्प्रूव करी जा सकती है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे आपके वालिद साहब की एक इमेज है कि वो एक दबंग और डेयरिंग पर्सनालिटी है, तो क्या आप भी उसी इमेज को लेकर अगर आप जीतती हैं कैरी करेंगी? क्योंकि यहाँ पे शाहीन बाग को अगर रात में आप 12 बजे के बाद देखें तो वो चारों तरफ से बंद हो जाता है। जसोला शाहीन बाग पुलिया बंद होती है, अगर किसी को अपोलो जाना है तो उसे पूरा 6 नंबर 9 नंबर तक घूमते हुए अंडरपास के किनारे से होते हुए अपोलो जाना पड़ता है, हर तरफ से बंद हो जाता है। दूसरे एमसीडी आए दिन चालान काटती है, दुकानों के, होटलों के, बेकरीज के चालान काटती है। तो इसको कैसे आप ठीक करेंगी? क्योंकि एमसीडी को हाइजीन भी देखना है और
जाती भी उनकी रोकना है, इस पे आप कैसे काम करेंगी? क्योंकि शाहीन बाग को चारों तरफ से बंद किया जाता है, एमसीडी की भी जाती है। देखिए ज्यादती पे तो सबसे पहली बात मैं ये कहूंगी कि पिछले कुछ सालों में, पहला मेरा सवाल ये था कि आपके वालिद साहब की जो दमंग और डेयरिंग इमेज यहाँ पे है, आप वही कैरी करेंगी या फिर वालिद साहब ही आगे चलाएंगे काम को, या आप चलाएंगे? जी नहीं, इंशाल्लाह देखिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी। वालिद साहब का देखिए एक मैं चीज़ ज़रूर लूँगी, उनका एक्सपीरियंस, उनके एक्सपीरियंस का पूरा एडवांटेज उठाऊंगी। उनकी जो इतने साल का पॉलिटिकल वो रहा उसका पूरा फ़ायदा उठाया जाएगा और उसके साथ मैं काम करूंगी, मैं आगे बढ़ के। और देखिए उनकी इमेज जो रही है उसकी वजह से ही इस एरिया में जुल्म और ज़्यादती कम थी। पिछले कुछ सालों में इस एरिया में जितने मर्डर्स हुए हैं वो जब हमारे वालिद साहब पावर में थे तब नहीं होते थे। जिस हिसाब से लड़कों को चाकू और गोलियां मारी जा रही हैं, जिस हिसाब से पुलिस हर कुछ दिन में आ जाती है हफ्ता मांगने लोगों से, जिस हिसाब से चलते फिरते आदमी के चालान कट रहे हैं, बात बात पे इंसान घर के आगे समरसेबल नहीं लगा पा रहा है, बोरिंग का पानी नहीं करा पा रहा है बिना 25-30 हज़ार रुपये निकाले। ये ज्यादतियाँ ये इन्हीं कुछ सालों में बढ़ी हैं, इन्हीं कुछ सालों में ये सामने आई हैं। उसका रीज़न भी यही है कि जो यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं वो अपने ज़ाती मफाद के काम करने के लिए पुलिस के साथ मिले हुए हैं। तो ये मेरा पूरा आपको अश्योरेंस है देखिए कि ज्यादती के खिलाफ मुझे कितना ही एक्सट्रीम स्टेप क्यों ना उठाना पड़े, कितना ही मेजर से मेजर एक्शन क्यों ना लेना पड़े, वो हम लेंगे, पूरी तरह लेंगे। इनकी तरह मुनाफिकत नहीं दिखाएंगे कि एक तरफ जो यहाँ के नुमाइंदे हैं वो CNRC के प्रोटेस्ट में जाके खड़े हो रहे हैं, उसी वक्त उनके जो लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि आप दिल्ली पुलिस हमारे अंडर कर दीजिए और हम पूरा शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हटवा देंगे। मरकज जब यहाँ पे कोविड फैला दिल्ली में तो उन्हीं के लीडर ने कहा कि मरकज का इतना बड़ा मुद्दा यहाँ पे उठाया, मौलाना साहद साहब जैसी शख्सियत को बदनाम कर दिया, बुरी तरह FIR कर दिया उनके खिलाफ। उन मरकज की टैली टीवी पर अलग दिखाई जाती थी जिस वक्त दिल्ली के कोविड केसेस बढ़ रहे थे और ये कहा गया कि मरकज ही जिम्मेदार है दिल्ली का बुरा हाल करने में। जब हमारे भाइयों और बहनों पर लाठियां चल रही थी, कहाँ थे इन चुने हुए नुमाइंदों के लीडर, कहाँ बैठे हुए थे, क्यों नहीं आए हम लोगों के बीच? आम आदमी का हिस्सा है वो, आम आदमी की प्रोपेगेंडा कर करके वो हमारे बीच आके जीते, तो क्यों नहीं आए आम आदमी का हाल पूछने के लिए? क्यों नहीं हमारे भाई, आज तक कितने भाई रातों रात उन्हें उठा लिया गया, उनके ऊपर अलग अलग एक्ट्स लगा दिए गए, केसेस लगा दिए गए, उनको अभी तक कितनों का तो मालूम ही नहीं किन जेलों में पड़े, किन हालों में है, जिंदा है कि नहीं, आज तक माएँ जूझ रही हैं। आजमी के प्रेसिडेंट हैं शिफाउर रहमान साहब, वो उन्हें 2.5 साल हो गए ऑलमोस्ट जेल में। मीरान हैदर भाई हैं, इसी तरह कितने लोग हैं जो आज तक जेलों में पड़े हैं। क्या कसूर था कि मुसलमान आवाज़ उठा रहा था जुल्म के खिलाफ? क्यों नहीं उस वक्त लीडर आए, इनके CM साहब आए, यहाँ केजरीवाल जी आके बोले कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं? ये हिपोक्रेसी, दिस हैज़ टू एंड। ये मुनाफिकत ख़त्म होने का वक्त है अब। ये इन मुद्दों के पीछे छुप नहीं सकते। इनकी रेडिकल सोच सामने आ चुकी है, इनकी आइडियोलॉजी सामने आ चुकी है। ये यहाँ पे सिर्फ राजनीति करते हैं, सेक्युलरिज्म का ड्रामा मचाते हैं, मुसलमानों का मसीहा बनने का ड्रामा करते हैं। लोग भी अब समझ चुके हैं, गुमराह कर चुके हैं एक बार लोगों को, अब असलियत सबके सामने है। देखिए अली भाई, एक तो हम सब लोगों को, जितने लोग यहाँ पे हैं जो बाहर सुन रहे हैं, आपकी एजुकेशन पे उनको फख्र है जी। आमतौर पर जो हम लोग कैंडिडेट देखते हैं एजुकेशन कम ही रहती है, हो सकता है बहुत से लोगों में है एजुकेशन, लेकिन मैक्सिमम लोगों में एजुकेशन कम होती है। लेकिन जो वोटर है ना, उनको, जो जामिया के लोग हैं वो आपकी एजुकेशन की वजह से वोट करेंगे, मुमकिन है। जो स्टूडेंट आपके साथ थे, जो टीचर आपके साथ थे, पूरी जामिया बिरादरी हो सकता है आपको वोट करे इस बात को लेकर। लेकिन जो आम आदमी है ना, रोड पर चल रहा है, उसको लगता है कि ये जो गंदगी आपके घर के पास है, वो जो अलशिफा के पास है, या जो नाले खुले हुए हैं, वो कितनी जल्दी कौन बना देगा। तो आप ज़रा प्लीज़ उनको कुछ एश्योरेंस दीजिए कि कुछ टाइम बाउंड आपने प्लान बनाया है कि अगर खुदा करे आप कामयाब हो, लोग आपकी बात को समझें, आपको वोट करें, तो मुझे 2 गंदगी बताइए और धूल से लोग बहुत ज़्यादा परेशानी से ला देंगे। इन 2 में मुझे बताइए कि क्या कुछ टाइम देंगे आप? इतने दिनों में ज़रूर कर दूंगी इसको। जी। देखिए पहला जो आपका सवाल था कि अगर मैं जीतती हूँ तो मैंने अपने जो मेरा पैम्फलेट्स हैं जो मैंने उसमें मैसेज दिया है लोगों के लिए, उसमें यही है कि मैं ये मुसलमान की, देखिए कहा जाता है कि ज़बान ही काफ़ी है और मैं मौका देखिए सबको देना चाहिए। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ कि यहाँ के लोगों ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया, उनके नुमाइंदों को मौका दिया, बहुत अच्छी बात थी। क्योंकि देखिए जब तक आप मौका नहीं देते हैं, आप पता नहीं चल पाता इंसान कितने पानी में है, उसको परखने के लिए उसको मौका देना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह मेरी एक अपील है लोगों से कि वो मुझे एक मौका दें।
मेरी अश्योरेंस है, मेरी गारंटी है, मेरे लफ्ज़ों का एक वो है लोगों से कि मैं इंशाल्लाह, वैसे तो मेरा टारगेट जीतते ही हफ्ता 10 दिन रहेगा इस चीज़ पे एक्शन लेने का, काम करवाने का, बट मैक्स टू मैक्स 1 महीने के अंदर अगर आपको यहाँ पे चेंज नहीं दिखाई दिया तो फिर लोगों के सामने हम खड़े हैं, उनकी शिकायतों के लिए भी हम खड़े हैं, बट ये मेरी अश्योरेंस है, लोगों के लिए गारंटी है पूरी तरह से। आसिम मोहम्मद खान साहब की बेटी, मैं आपका एक दूसरा सवाल तो धूल का बता रही थी, आप बता रहे थे, सॉरी। ये देखिए, पोल्यूशन बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है दिल्ली में। एक टाइम था जब पोल्यूशन कुछ दिन रहता था, नवंबर के कुछ दिनों में रहता था, जिन दिनों में स्कूल वूल भी बंद कर दिए जाते थे, कॉलेजेस बंद हो जाते थे, लेकिन अब ये बहुत स्ट्रेच हो चुका है पोल्यूशन का मुद्दा। पोल्यूशन एक डेली उसमें आ चुका है पूरी तरह से, और उसकी वजह से बहुत हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, बहुत बीमारियां और वो हो रहे हैं। तो ये देखिए, दिल्ली में सरकार इस वक्त आम आदमी पार्टी की बैठी है। जिस वक्त ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित थे, इनकी सरकार सिर्फ दिल्ली तक थी, तब ये सारा ब्लेम पंजाब पे डालते थे कि पंजाब में जो स्लैश एंड बर्न का जो वो होता है, या जो स्टबल बर्निंग होती है, उसकी वजह से जो है वो दिल्ली का पोल्यूशन होता है, दिल्ली में डस्ट और ये इश्यूज होते हैं, और इस वजह दिल्ली का पोल्यूशन नहीं, ये वहाँ से आता है पोल्यूशन। लेकिन अब पंजाब में किसकी सरकार है? अब क्यों नहीं हो पा रहा है ये काम? अब किस पे ब्लेम डालेंगे? तो देखिए, जिसको अब ये काम भी देखिए वो कराते हैं जिसका ये सिर्फ प्रोपेगेंडा मचा सकें। 1 महीने के लिए ऑड इवन कर देंगे, पूरे साल का पोल्यूशन फिर कहाँ जाएगा? तो इनके बात वही आगे, देखिए जिसे काम करना होता है वो काम करता है, जिसे नहीं करना होता वो 1000 रीजन लेकर आता है। अरे हमें एक चीज ये बताइए, आपको हम लोगों ने जब अब्बा आपके जेल में थे, ओपन जीप में छोटी थी, आप तो देखा था आपको कैंपेन करते हुए, अब खुद अपने लिए कैंपेन कर रही हैं। लोगों से कैसा रिस्पांस मिल रहा है? कैसे उनसे सवाल मिल रहे हैं आपको? उनसे कहीं से कहीं चैलेंजेस भी मिल रहे होंगे आपको कि आपके अब्बा ने तो ये नहीं किया था, या आपने तो पहले कभी ये नहीं किया, तो कैसा रिस्पांस है लोगों का? देखिए, मैं अभी तक हमने काफ़ी कैंपेनिंग हमारी चली रही है, ऑलमोस्ट बहुत टाइट हेक्टिक शेड्यूल रहता है, सुबह से रात ही हम लोग लगे हुए हैं, मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है इस वक्त। और मुझे लगता है, देखिए अगर इंशाल्लाह जीत जाते हैं तो क्योंकि इस इलाके का इस कदर का बुरा हाल हो चुका है, हमें 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जीतने के बाद भी इस इलाके को सुधारने के लिए। अगर हम अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जीतते तो शायद फिर भी इतनी मेहनत नहीं लगती, बट इस वक्त तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। मैं जैसे जैसे घरों में जा रही हूँ, लोगों से बात करती हूँ, उनके साथ वक्त बिताती हूँ, वो मैं उनसे, देखिए 10 यहाँ पे एक ये भी चीज़ हो रही है कि हर 5 साल में एक 10 पॉइंट का मैनिफेस्टो छाप के बांट दिया जाता है कि हम ये 10 गारंटीज दे रहे हैं कि हम आपके लिए काम करेंगे। बात फिर वही आ जाती है कि 10 पॉइंट का मैनिफेस्टो तो मैं भी बना सकती हूँ, मैं 20 पॉइंट 50 पॉइंट का बना के पकड़ा दूँ, लेकिन काम क्या हो रहा है इस इलाके में? एक्शन कौन से पॉइंट्स पे लिए जाते हैं? लोगों के वही 10 पॉइंट नहीं, 20 पॉइंट की समस्याएं वापस निकल कर आती हैं। मेरा इरादा ही तो ये है इंशाल्लाह कि, और मैं ये अभी भी कर रही हूँ, मैं जब जब लोगों के पास जाती हूँ मैं उनसे पर्सनली पूछती हूँ कि आपके क्या मुद्दे हैं, सबसे बड़ा इशू आप लोगों के लिए क्या है? क्योंकि देखिए, किसी के लिए गंदगी है तो किसी के लिए इंक्रोचमेंट है, किसी के लिए पानी है तो किसी के लिए सड़कें हैं। मेरा तो इंशाल्लाह इरादा यही रहेगा कि मैं लोगों, देखिए एज अ रिस्पॉन्सिबल लीडर एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल रेजिडेंट, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सब साथ मिलकर चलें। जब तक हम लोग हाथ में हाथ मिला के साथ मिलकर नहीं चलेंगे, इस कम्युनिटी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, यहाँ की हालात नहीं सुधर पाएंगे। और एक अच्छे लीडर की भी निशानी यही होती है, वो सबको साथ लेके चलता है, ना कि खड़े होके अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाए और यहाँ पे सिर्फ नेतागिरी करे, पुलिस के साथ मिलकर ज्यादतियाँ करे। तो रिस्पांस अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा आ रहा है लोगों से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजुकेटेड सोसाइटी या सिर्फ जामिया से अच्छा आ रहा है, हर तरीके के लोगों से अच्छा आ रहा है, क्योंकि यहाँ के जो चुने हुए नुमाइंदे थे उन्होंने इस कदर लोगों को निराश किया है, इस कदर उनकी उम्मीदों को तोड़ा है कि उन्होंने जो हाल किया इलाकों का, लोगों के अंदर बहुत नाराज़गी है, बहुत गुस्सा भरा हुआ है, और वो चाहते हैं खुद कि अब एक चेंज आए, डेवलपमेंट आए। ये लोगों के अल्फाज हैं कि जब तक कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे डेवलपमेंट होता था, लेकिन जब से कांग्रेस गई है डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अरीबा, मेरा एक सवाल आपसे ये है, भले ही जामिया नगर कहलाता हो एजुकेटेड लोगों का इलाका, लेकिन यहाँ जो लोग डोमिनेट जो करते हैं ना, वो एजुकेटेड नहीं है, ये कंफर्म है। ये सब बिल्डिंगें जिनकी जाता है कुछ और तरह के लोग हैं, जो कब्जा किए हुए जिनका दुकान है वो भी कुछ और तरह के लोग हैं। और आपको मैं देख रहा हूँ कि अंग्रेजी के अल्फाज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं आप, ऐसा नेता बहुत कमी है, सारी दुनिया पराली बोलती है, आपने अंग्रेजी का लफ्ज़ बोला उसमें।
तो क्या ऐसा कुछ मुश्किल नहीं हो रही आपको? कुछ इलाके में जा रहे हो आप, वहाँ तकलीफ कर दें, ज़्यादा अंग्रेजी का अल्फाज इस्तेमाल कर ले, मालूम चला के किसी ऐसे इलाके में गए आप, वहाँ जो औरतें हैं वो तो आपकी बात ही नहीं समझ पा रही हैं। देखिए ऐसा नहीं है, मैं जहाँ भी गई हूँ और मैं मल्टीलिंगुअल होके बात करती हूँ। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश के अल्फाज आ रहे हैं, या मैं उर्दू भी यूज़ करती हूँ, मैं हिंदी भी यूज़ करती हूँ और मैं इंग्लिश भी यूज़ करती हूँ। जहाँ पे जिस तरह से बात समझानी होती है मैं वहाँ पे उस लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ रखती हूँ, क्योंकि आपका चैनल की रीच बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। ये हर तरह के लोग इस चैनल को देख रहे हैं, इसलिए मैं हर तरह की लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ये कोई इतना वो नहीं है इशू। और देखिए लोग जब आप इस तरह, बात यह है आपकी बात करने में कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए। आपको सामने वाला आपके वादों को, वादे भी नहीं, हम तो किसी से वादा भी नहीं कर रहे हैं, हम तो उनसे उनकी मुश्किलें पूछते हैं और फिर हम उनसे ये कहते हैं कि आप हम पे भरोसा करें, आप हमें एक मौका दें, इंशाल्लाह हम आपको मायूस नहीं होने देंगे। हम कोई ठेस वादे नहीं कर रहे हैं कि हम पता नहीं पूरा नक्शा बदल देंगे, झूठे वादे नहीं कर रहे हैं, अनरियलिस्टिक वादे नहीं कर रहे हैं, रियलिस्टिक बातें करेंगे, रियलिस्टिक मुद्दों पे इशू उठेगा। जी अली भाई, मुझे बताएं कि जो पार्षद जी हैं जो निवर्तमान अब हो चुके हैं जी, उनके कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, जब आप मैदान में उतरी होंगी, जाहिर सी बात है कि सबसे पहले तो उनके सामने आप खड़ी हैं, तो उनकी कमजोरियां क्या रही, उनकी नाकामियां क्या रही, क्या कुछ पॉइंट आउट आपने किया किस किस मुद्दे पर फेल हुए, और वो आपसे अगर आप जीत कर आती हैं तो कम से कम वो आपसे वो गलतियां, वो कमजोरियां न दोहराई जाएं। तो कुछ मुद्दे मुझे बताइए ओखला के कौन कौन से मुद्दों पर वो फेल हुए हैं, अगर आपने कुछ पॉइंट आउट किया हो। देखिए मैं इस सवाल का जवाब सबसे पहले मैं इस पर ये कहूँगी कि पार्षद जो हमारे एक्स काउंसलर साहब थे, अब तो एक्स ही हो गए, एक्स काउंसलर साहब ने तो पहले खुद ही माफ़ी मांगी है यहाँ की आवाम से। उनकी कई मीटिंग्स हुई हैं जिसमें उन्होंने इंटरव्यूज हुए, उन्होंने खुद माफ़ी मांगी है कि मैं यहाँ काम नहीं करा तो पाया। अगर जनता ने माफ कर दिया तो फिर तो आपका नंबर नहीं आएगा। वो देखिए यहाँ के लोगों को और गुमराह नहीं किया जा सकता है। यहाँ के लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, यहाँ की आवाम बेवकूफ़ी में अब फैसला नहीं करेगी। उनको बहुत लेवल पे गुमराह किया गया। और देखिए जब सामने एक हवा चली थी दिल्ली में, बड़े बड़े नेता हार गए, एक हवा चली थी आम आदमी पार्टी की, ठीक है उस हवा में सब बह गए, लेकिन अब वापस सबके कदम जमीन पर आ चुके हैं, वापस सब समझ चुके हैं यहाँ अपनी जीत को लेकर के कितना आश्वस्त हैं आप, कितना मुतमईन हैं कि आप जीत कर निकलेंगे यहाँ से? उम्मीद पूरी है यहाँ के लोगों से। देखिए जब मैं 7 साल की थी, हमारे वालिद साहब का काउंसलर का इलेक्शन था, तो हमारे वालिद साहब जेल में थे और हमने कैंपेन करी थी। उस वक्त पे गुजरात में दंगे हुए थे, राइट्स हुए थे, हालात बहुत ख़राब थे वहाँ। हमने यहीं पे ही एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, अपोलो से डॉक्टर्स बुलाए थे प्रॉपर पूरे तरीके से, और यहीं के लोग थे जिन्होंने अपना खून दिया। एक वो कहावत कही जाती है कि खून पसीना एक कर दिया, वो यहाँ के लोग ने लिटरल सेंस में उसको साबित किया, उसको प्रूव करा पूरी तरह से। इस लेवल की तो मोहब्बत है यहाँ के लोगों के दिलों में, इस लेवल का जज्बा रखते हैं वो कि उन्होंने अपना खून निकाल के दिया। 70 साल के बुजुर्ग आ रहे थे, उनको वापस भेजा जा रहा था कि आप लोग नहीं दे सकते, और वो वहाँ अड़ गए थे कि नहीं हम खून लेके जाएंगे। तो जिस मोहब्बत से यहाँ के लोगों ने मुझे और मेरे वालिद साहब को, मैं इतनी छोटी थी उस वक्त, नवाजा, आज जब मैं उनके घर जाती हूँ तो हर इंसान ये कहता है कि बेटा तुम इतनी सी थी, हमने तुम्हें गोदों में खिलाया, गोदों में इलेक्शन लड़ाया, और आज माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई हो। उस दिन अपने अब्बा के लिए आई थी, आज अपने लिए आए हो, इंशाल्लाह कामयाबी पूरी मिलेगी। मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपको 2 मिनट देता हूं तो 188 की जनता के सामने आप उनसे अपील क्या करेंगे अपने लिए? अगर मैं 2 मिनट का वक्त देता हूं, अब तक हमने सवाल जवाब किए, अब आपका मौका है कि आप 2 मिनट में बात जनता के सामने डायरेक्ट करें। जी देखिए मैं आप सबसे बहुत आप सबकी दुआओं की और सपोर्ट की बहुत गुजारिश है, दरख्वास्त है। देखिए हर वोट बहुत कीमती होता है, एक एक वोट की बहुत अहमियत होती है, और देखिए इस इलाके में बदलाव लाने की भी ताकत आप ही के पास है। जब आपका वोट एक तरफा डलेगा, जब आप लोग एक फ़ैसला उठाएंगे, तो वो बदलाव लाना भी आप ही के बस में है। आप ही वो बदलाव ला सकते हैं और इस इलाके के हालातों को ठीक कर सकते हैं। आप सभी से मेरी अपील है, दिली अपील है कि देखिए अपना वोट ज़ाया ना होने दें, एक तरफा होके वोट डालें। यहाँ के चुने हुए नुमाइंदों ने जिस तरह से सबको बहुत सबकी उम्मीदों पे पानी फेरा है, अपने वादों पे पूरे नहीं खड़े हुए, आप सभी वाकिफ़ हैं उस बात से। तो एक मौका इंशाल्लाह हमें भी दीजिए, आपको मायूस नहीं होने देंगे, आपकी उम्मीदों पे पूरी तरह खड़े उतरेंगे। और देखिए झाड़ू ने तो आके यहाँ कोई सफाई नहीं करी, लेकिन आप एक बार हाथ से हाथ मिलाइए, इंशाल्लाह साथ मिलकर काम करेंगे। दोस्तों ये थी हमारे साथ अरीबा खान,
अरीबा खान का इस इंटरव्यू में आप कुछ कहना चाहती हैं अरीबा, कुछ कहना चाहती जी हैं? मैं एक चीज़ अरे कुछ कहना चाह रही है प्लीज जी, बोलिए बिल्कुल बोलिए। देखिए आप लोगों ने काफ़ी सवालात करे बिल्कुल, मुझसे, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने बोलिए। ऑलमोस्ट सभी सवालातों का आपके जवाब दिया। एक छोटा सा मेरा सवाल है कि मेरे इल्म में ये बात आई है कि जो यहाँ के एक्स काउंसलर साहब हैं उन्होंने ये इंटरव्यू देने से मना कर दिया। उन्हें कई बार इस इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया बट उन्होंने इस चीज़ के लिए मना कर दिया। तो क्या आप इस बात पे देखिए अरीबा ये कह रही हैं, कल असल में हमारे लिए जो गेस्ट थे वो थे वाजिद खान साहब, जो कभी काउंसलर थे। तो वाजिद भाई अब भी अगर ये इंटरव्यू सुन रहे हैं तो देखिए अरीबा ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि आप इंटरव्यू में नहीं आए, जबकि कल जो आपके लोगों ने था वो उन्होंने हमसे ये कहा था कि वाजिद साहब जो है वो जा रहे हैं किसी मैयत में। लेकिन कई लोगों ने हम लोगों को फ़ोन करके कहा कि नहीं वाजिद साहब यहीं मौजूद हैं, 40 फुटा पे हैं, शाहीन बाग में घूम रहे हैं। हमने उनकी बातों को हालांकि नहीं माना है। तो प्लीज़ हम ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको टारगेट करेंगे या हमारा कोई गेस्ट आपको टारगेट करेगा। आपने बहुत काम किए होंगे, ऐसा नहीं है काम नहीं किया होगा, किया होगा आपने। कुछ काम होते हैं जो लोगों को दिखते नहीं, मुमकिन आपने बहुत। तो आप आइए। और यार रीबा का एक तरह से एक चैलेंज हो गया आपको, वो कह रहे हैं वो नहीं आए, तो ये तो आपके लिए एक चैलेंज हो गया। तो वाजिद भाई आप प्लीज़ आइए, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। जो हमारे गेस्ट पैनलिस्ट अता खान होते हैं उनके भी सवालों का जवाब दीजिए, और जो हमारे अशरफ बस्तवी साहब हैं उनके भी सवालों का जवाब दीजिए। ये हम लोग जो आपको बोलते हैं वो तो बोलते हैं, मुझे उम्मीद था कि आप आएंगे। मैं अरीबा की बात नहीं मान रहा हूँ कि आप डर गए होंगे, नहीं आ रहे होंगे। मैंने ये बिल्कुल नहीं, मतलब मैं नहीं मान रहा हूँ कि नहीं आए आप, मजबूरी थी आपकी, मुझे मालूम है। कल कुछ मजबूरी में आप थे जो नहीं आए। आएंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद आप आएंगे। मुझे तो उम्मीद थी कि वाजिद साहब आएंगे, क्योंकि 2017 में जो वॉलंटियर्स ऑफ चेंज ने डिबेट करवाई थी उसमें वाजिद साहब आए थे और उन्होंने बखूबी सवालों के जवाब दिए थे, मुश्किल सवाल किए थे। उसमें साजिद अनस साहब जो जर्नलिस्ट नहीं है, एक आम जनता वोटर हैं, उन्होंने सवाल किए थे, उसमें वो तशरीफ़ लाए थे। और वैसे ही और भी लोग आए थे, हमें उम्मीद थी कि वो आएंगे। और मैं तो इसमें एज ए गेस्ट पैनलिस्ट मुझे शामिल किया है। मैं आप दोनों का ही बहुत शुक्रगुजार हूँ और यहाँ का वोटर भी हूँ, तो थोड़ा सा हक भी रखता हूँ कि लोगों से सवाल करने का। और ऐसा कुछ है कि मैं ना बैठूँ तो मैं नहीं भी बैठूँगा, आप दोनों सवाल कर लें, वो काफ़ी, मैं इसमें कोई मेरी तरफ से वो नहीं, मुजाहिर नहीं। दोस्तों आज हमारे साथ थी अरीबा खान। अरीबा खान को आप सबने सुना। आप में से बहुत से लोगों को लग रहा होगा बोलने में तो माहिर है, एजुकेशन इनकी बहुत बेहतरीन है। इनके अब्बा कौन है ये भी आप जानते हैं। अब इनके अब्बा की वजह से या इनके अपने जो वादे ये कर रही हैं उनकी वजह से इनके कौन से वादे आपको कन्विंसिंग लग रहे हैं वो आपको तय करना है, ये हम लोगों को तय नहीं करना है। हमारा मकसद होता है कि जो कैंडिडेट है उनसे हम सवाल करें, उनके जवाब सुने। तो अरीबा ने हमारे सवालों का जवाब जो दिया है वो आप देखिए कि आपको कन्विंसिंग लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, इनके जो वादे हैं वो आपको सही लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। फिर आइए आपको तय करना है कि आपको किन को वोट देना है। आपने हम सबको देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरीबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आप आए सो हमारे, मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।